सबसे पहले आ जाएगा वाटर प्रिवेंशन, मतलब वाटर एक्ट आया था आपका 1974 में। उसके बाद एयर एक्ट आया था 1981 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। मतलब सबसे पहले वाटर पॉल्यूट हुआ, फिर एयर पॉल्यूट हुआ, फिर एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद डेली पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर कितना होता है। डेली पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर ये रिड्यूस होता है ड्यू टू मीटरिंग ऑफ वाटर सप्लाई, और ये डेली कंजम्पशन पानी का बढ़ जाता है अगर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी और पानी बहुत अच्छा होगा, होलसम और पोर्टेबल वाटर होगा तो। नेक्स्ट चीज़ है इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्री में जो क्रूड पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, पेट्रोल में थोड़ा भी पानी मिलेगा तो बेकार हो जाएगा, तो उसमें कम पानी चाहिए, 1 से 2 किलो लीटर। लेदर पे थोड़ा पानी पड़ जाए तो भी ठीक है, तो उसमें 4 किलो लीटर। ऑटोमोबाइल को धोने के लिए पानी चाहिए होता है तो 40 किलो लीटर। सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है पेपर में, 200 से 400 किलो लीटर। फिर एक ऐसा भी एक्ट है जिसमें कि नो राइट टू अपील का प्रोविज़न है, जिसको कि कहते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में आया था। फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या है, हज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। दीज आर वर्क्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है जो कि क्या करती है, हज़ार्डस वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, उससे रिलेटेड रूल्स को लाती है। डेली वेरिएशन फैक्टर जो है किसके लिए, फॉर वेस्ट सप्लाई टू मीडियम टाउन। सपोज एक मीडियम टाउन है तो उसमें क्या है, उसमें अगर आपको वाटर सप्लाई करनी है तो डेली वेरिएशन फैक्टर उसके लिए कितना होना चाहिए, 1.5। पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई इन अ टाउन इज़ अफेक्टेड टू मैक्सिमम एक्सटेंट बाई इंडस्ट्रियल डिमांड। ठीक है, मतलब किसी एक टाउन में हर एक बंदे को पर कैपिटा वाटर की डिमांड कितनी होगी, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है इंडस्ट्रियल डिमांड पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका पॉपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो पॉपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि फ्यूचर पॉपुलेशन इज़ प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ सिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। रीज़न क्या है, फ्यूचर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ सिटी। तो जो भी फ्यूचर पॉपुलेशन होगी किसी सिटी की, वो डिटरमाइन करने के लिए आपको सिटी का नॉलेज होना चाहिए, उसके एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो भी फ्यूचर पॉपुलेशन होगी वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि सिटी में ट्रेड कितना होता है, एक्सपेंशन कितना होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ टाउन डिपेंड्स ऑन बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। कि किसी टाउन में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट कितना है और माइग्रेशन कितना हो रहा है। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, उसमें क्या था, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड पे क्वेश्चन पूछा था और आर नहीं दिया था, तो उन्होंने आर को 35% एज्यूम कर लिया था। वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड। ठीक है, तो वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, मैक्सिमम डेली डिमांड जितनी भी है प्लस उसमें फायर डिमांड, या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होता है उतने के लिए। अगली चीज़ क्या है, फिक्सचर्स। तो फिक्सचर्स में जैसे सॉइल पाइप है, तो सॉइल पाइप, वाटर क्लोजेट वेस्ट, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, हाउस ड्रेनेज, पी ट्रैप, वॉश बेसिन, काउल, वेंटिलेटिंग पाइप। मतलब सॉइल पाइप वाटर क्लोजेट वेस्ट के लिए यूज़ होता है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप को हाउस ड्रेनेज के लिए यूज़ किया जाता है, पी ट्रैप को वॉश बेसिन में यूज़ करते हैं और काउल को वेंटिलेटिंग पाइप में। अगला है यूनिट और उसका पर्पस। एक लीपिंग वेयर हो गया, गटर इनलेट, इन्वर्टेड साइफन, कैच बेसिन। तो लीपिंग वेयर का इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट स्टॉर्म वाटर फ्रॉम सैनिटरी सीवेज, गटर इनलेट टू ड्रेन रेन वाटर फ्रॉम रोड टू स्टॉर्म सीवर, इन्वर्टेड साइफन टू कैरी सीवर बिलो अ स्ट्रीम, कैच बेसिन टू प्रिवेंट ग्रिड सैंड डिब्री फ्रॉम एंटरिंग द स्टॉर्म सीवर। मतलब लीपिंग वेयर का इस्तेमाल करके स्टॉर्म वाटर को सैनिटरी सीवेज से अलग किया जाता है। गटर इनलेट का पर्पज़ क्या है, टू ड्रेन रेन वाटर फ्रॉम रोड टू स्टॉर्म सीवर। मतलब रोड में जो भी रेन वाटर आ जाता है, मतलब रोड पे जो भी रेन वाटर आता है उसको ड्रेन कर उसको स्टॉर्म सीवर तक पहुंचाने के लिए आप गटर इनलेट का यूज़ करते हो। इन्वर्टेड साइफन का क्या यूज़ है, टू कैरी सीवर बिलो ए स्ट्रीम। किसी कोई नदी बह रही है उसके नीचे से अगर आपको सीवर को लेके जाना है तो आप इन्वर्टेड साइफन का यूज़ करते हैं। कैच बेसिन कि ये जो ग्रेट सैंड और डिब्री इस तरह के जो पार्टिकल हैं ये कहीं स्टॉर्म सीवर में ना घुस जाए, इसलिए कैच बेसिन क्या करता है, इन कंकड़ पत्थर को रोक लेता है। द एंट्री ऑफ फाउल स्मेलिंग गैसेस कैन बी प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फाउल स्मेलिंग गैसेस इनटू हाउस फ्रॉम सीवर कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग वाटर सील फॉर ऑल फिक्सचर्स, वेंट पाइप इन प्लम्बिंग सिस्टम। मतलब घरों में फाउल गैस ना घुसने पाए इसके लिए आप क्या करते हो, वाटर सील प्रोवाइड करते हो सारे फिक्सचर में और वेंट पाइप देते हो प्लम्बिंग सिस्टम में। सर्विस कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ फेरूल, स्टॉप कॉक, गूसनेक के बाद वाटर मीटर सर्विस पाइप।
सर्विस कनेक्शन में ये चार पांच चीज़ें होती हैं. देन ट्रैप्स इज़ यूज्ड फॉर वाटर क्लॉजेट इज़ कॉल्ड पी ट्रैप. मतलब वाटर क्लॉजेट में जिस ट्रैप का हम यूज़ करते हैं उसको पी ट्रैप बोलते हैं. देन आती है सैनिटरी प्लम्बिंग. सैनिटरी प्लम्बिंग में क्या है, 2 पाइप सिस्टम सिग्निफाइज सेपरेट सॉइल पाइप एंड वेस्ट पाइप ईच विथ इट्स ओन वेंट पाइप. ठीक है, तो सैनिटरी प्लम्बिंग में अगर 2 पाइप का सिस्टम है, इसका मतलब सॉइल पाइप अलग है और वेस्ट पाइप अलग है, और सॉइल पाइप में अपना अलग वेंट पाइप है और वेस्ट पाइप में अपना अलग वेंट पाइप है. फिर क्या है, स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर्स आर लीपिंग वेयर, ओवरफ्लो वेयर और साइफन स्पिलवे. मतलब स्टॉर्म वाटर को रेगुलेट करने के लिए एक तो हम लीपिंग वेयर का इस्तेमाल करते हैं. लीपिंग वेयर क्या करता है, स्टॉर्म वाटर को सेपरेट कर देता है सीवेज से. ओवरफ्लो वेयर का इस्तेमाल करते हैं और साइफन स्पिलवे का इस्तेमाल करते हैं. एक्सक्रीटर डिस्पोजल यूनिट विच इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सूटेबल फॉर रूरल एरियाज इज पिट प्राइवी. ठीक है, मतलब आपको टॉयलेट को डिस्पोज करना है तो रूरल एरियाज़ के लिए जो सबसे सस्ता चीज़ है और सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो है पिट प्राइवी. फिर इनटेक स्ट्रक्चर फॉर वेस्ट फॉर वाटर सप्लाई शुड बी लोकेटेड इन डीप वाटर्स अवे फ्रॉम शोर लाइन अपस्ट्रीम ऑफ पॉपुलेटेड सिटी. ठीक है, तो अगर वाटर सप्लाई आपको चाहिए और वाटर सप्लाई के लिए आपको इनटेक स्ट्रक्चर देना है, तो इनटेक स्ट्रक्चर को आप कहाँ यूज़ करते हो, एक तो डीप वाटर्स में यूज़ करते हो. ठीक है, जगह गहरा पानी है, शोर लाइन से काफ़ी दूर रखते हो, और अगर कोई पॉपुलेटेड सिटी है तो उसके डाउन स्ट्रीम में नहीं, उसके अप स्ट्रीम में रखा जाता है. ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन वाटर पाइप और सीवर पाइप. तो वाटर पाइप जो होते हैं वो जीआई या फिर पीवीसी के बने होते हैं. सीवर पाइप जो होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है. ठीक है, फिर प्रेशर, वाटर पाइप में प्रेशर फ्लो होता है, सीवर पाइप में ग्रेविटी फ्लो होता है. फिर वाटर पाइप आपका साफ पानी कैरी करता है, सीवर पाइप आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कैरी करता है. फिर टाइप ऑफ पाइप, स्टील पाइप, कास्ट आयरन पाइप, जीआई पाइप, पीवीसी पाइप. स्टील पाइप जो होता है उसको पंपिंग मेन में इस्तेमाल करते हैं. कास्ट आयरन पाइप को डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मेन में. जीआई पाइप को इस्तेमाल करते हैं हॉट वाटर कैरी करने के लिए. पीवीसी पाइप को यूज़ करते हैं हाउस प्लम्बिंग में. फिर अगला चीज़ क्या आ गया, कास्ट आयरन पाइप. कास्ट आयरन पाइप का एडवांटेज ये है कि ये कोरोजन को रेजिस्ट करता है, ईजी टू मेक जॉइंट्स, इसमें जॉइंट बनाना आसान है और इसकी लाइफ लंबी होती है. डिसएडवांटेज क्या है कि दे में ब्रेक ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. कास्ट आयरन पाइप आपका ट्रांसपोर्ट करते वक्त हो सकता है टूट जाए, ये उसके डिसएडवांटेज है. वाटर सील की जो डेप्थ होती है वो 25 से 75 mm होती है. ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, कि कास्ट आयरन पाइप का एडवांटेज क्या है, कोरोजन रेजिस्ट करता है, जॉइंट लॉन्गर लाइफ होती है. डिसएडवांटेज ये होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त हो सकता है कि टूट जाए. वाटर सील क्या होती है, वाटर सील की डेप्थ 25 से 75 mm होती है. इज़ प्रोवाइडेड इन ट्रैप्स टू अवॉइड एंट्री ऑफ फाउल गैसेस फ्रॉम पाइप्स. नेक्स्ट हो गया स्टील पाइप्स. स्टील पाइप्स का डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट विथस्टैंड हाई नेगेटिव प्रेशर या फिर वैक्यूम. स्टील पाइप ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर और वैक्यूम को नहीं ले सकता. कैन नॉट रेजिस्ट एसिडिक एल्कलाइन वाटर्स या फिर एटमॉस्फेरिक एजेंसीज. स्टील पाइप एसिडिक या फिर एल्कलाइन वाटर को भी नहीं झेल सकता और हाई प्रेशर भी नहीं झेल सकता. ना हाई नेगेटिव प्रेशर झेल सकता है, ना हाई पॉजिटिव प्रेशर झेल सकता है, और ना ही एसिडिक एल्कलाइन वाटर को झेल सकता है स्टील पाइप. फिर पाइप के ऊपर क्वेश्चन है, स्टील पाइप, कंक्रीट पाइप, एसी पाइप और विट्रीफाइड क्ले. स्टील पाइप इलेक्ट्रोलाइट कोरोजन, कंक्रीट पाइप सल्फाइड कोरोजन, एसी पाइप रेजिस्ट कोरोजन बट ब्रेक्स ईजली, और विट्रीफाइड क्ले कोरोजन रेजिस्टेंस. व्हेन अ सीवर connects with another sewer having a difference of 600 mm in level between the. तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ सीवर कनेक्ट्स विद अनदर सीवर हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 600 mm इन लेवल बिटवीन वाटर लाइन ऑफ मेन लाइन एंड इनवर्ट लेवल ऑफ ब्रांच लाइन, तो दे कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ड्रॉप मैनहोल. ठीक है, मतलब क्या है कि एक सीवर जो है वो दूसरे सीवर से कनेक्टेड है और दोनों के बीच 600 mm का डिफरेंस है लेवल में. ठीक है, मेन लाइन और इनवर्ट लाइन में, तो उनको आप ड्रॉप मैनहोल का यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हो. फ्लो इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप ड्यू टू वाटर प्रेशर, और सीवर में जो फ्लो होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है. अब कुछ रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं. स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग स्पिगेट सॉकेट जॉइंट्स. स्पिगेट जो होता है वो इनलार्ज्ड एंड होता है और सॉकेट जो होता है वो नॉर्मल एंड होता है. ठीक है, तो स्पिगेट सेंटर्ड इनटू सॉकेट, स्पिगेट को सॉकेट में डाला जाता है. ठीक है, और गैसकेट या फिर यार्न रैप्ड अराउंड स्पिगेट. फिर स्पिगेट के चारों ओर आप क्या करते हो, गैसकेट को घुमाते हो. फिर उसके बाद गैसकेट को आप कॉर्ड करते हो स्लाइटली. फिर जॉइंटिंग रिंग को प्लेस करते हो अगेन सॉकेट फेस्ड. फिर उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हो, पिग लेड को पोर करते हो और फिर कॉल्किंग कर देते हो.
नेक्स्ट क्या है, इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई, दे आर लेस लॉसेस बट प्रेशर इज़ नॉट लेस। इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई में क्या होगा, लॉस कम होगा लेकिन प्रेशर नहीं होता है लेस, ठीक है। फिर अगली चीज़ मेथड्स, तो मेथड्स में डार्सी-वीशबैक का आप यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप। हार्डी क्रॉस मेथड का यूज़ करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। रैशनल मेथड का यूज़ करते हैं स्टॉर्म सीवर डिज़ाइन के लिए, मतलब वेट वेदर फ्लो निकालने के लिए। मैनिंग्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं आप सैनिटरी सीवर डिज़ाइन के लिए। सोनोस्कोप, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट लीकेज इन अंडरग्राउंड वाटर मेन्स। एक अंडरग्राउंड वाटर मेन पाइप है तो उसमें कोई भी अगर लीकेज वीकेज होता है तो सोनोस्कोप से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। अब आता है वॉल्स, तो अब वॉल्स की बात कर लेते हैं। तो वॉल्स में हम चेक वॉल का यूज़ करते हैं, डज नॉट अलाउ फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन, पीछे नहीं आने देती पानी को। स्लूस वॉल टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइपलाइन, कि पाइप में पानी का फ्लो बढ़ाना है या कम पानी फ्लो कराना है तो स्लूस वॉल से हो जाता है। एयर वॉल टू रिलीज एक्यूमुलेटेड एयर, जो भी फंसी हुई हवा है उसको निकालने के लिए। स्कावर वॉल का यूज़ करके आप सिल्ट को रिमूव कर देते हो पाइपलाइन से। इफ़ स्लूस वॉल्व इज प्रोवाइडेड इन अ पाइपलाइन देन वी शुड प्रोवाइड प्रेशर रिलीफ वॉल्व ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ द स्लूस वॉल। स्लूस वॉल किस लिए, वाटर को रेगुलेट करने के लिए। व्हेन स्लूस वॉल इज सडनली क्लोज्ड देन वाटर हैमर में अकर, प्रेशर इंक्रीजेस ऑन द अपर स्ट्रीम, वी प्रोवाइड प्रेशर रिलीफ वॉल्व ऑन द अपर स्ट्रीम ऑफ स्लूस वॉल। ठीक है, कि जब आप स्लूस वॉल देते हो तो उसमें सजेस्ट ये किया जाता है कि स्लूस वॉल के अपस्ट्रीम में आपको देना चाहिए प्रेशर रिलीफ वॉल्व। क्यों, क्योंकि स्लूस वॉल का यूज़ करके आप वाटर का फ्लो कंट्रोल करते हो। सपोज़ आपने स्लूस वॉल्व एक बार की बंद की तो उसकी वजह से क्या होगा, एक वाटर हैमर जनरेट होगा अपस्ट्रीम में, इसके कारण प्रेशर बढ़ जाएगा अपस्ट्रीम में। तो अगर आप अपर अपस्ट्रीम में अगर आप प्रेशर रिलीफ वॉल्व देंगे तो इस एडिशनल प्रेशर को आप रिमूव कर सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट हो गया अगेन, स्लूस वॉल्व का यूज़ क्या होता है, यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग एनी पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ड्यूरिंग रिपेयर्स। जब रिपेयर हो रहे हैं तो स्लूस वॉल से आप पानी का फ्लो बंद कर दो उस रिपेयर वाले पार्ट में, उसको रिपेयर कर लो। चेक वॉल, रिवर्सल ऑफ फ्लो को अवॉइड करने के लिए। एयर इनलेट वॉल, यूज्ड वेयर ग्रेविटी फ्लो इज़ रिक्वायर्ड थ्रू पाइपलाइन। ठीक है, ग्रेविटी फ्लो जहाँ पे पाइपलाइन से रिक्वायर्ड होगा। इट रिलीजेज हाई प्रेशर एंड एडमिट्स एयर ड्यूरिंग वैक्यूम, दे इंश्योर ग्रेविटी फ्लो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एयर वॉल ये इंश्योर कर लेता है कि क्या होगा, कि हाई प्रेशर को रिलीज़ कर दिया जाए और एयर को तब अलाउ कर दिया जाए अंदर जब अंदर वैक्यूम बन गया हो, जिससे कि ग्रेविटी फ्लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता रहे। ठीक है, एयर इनलेट वॉल को ग्रेविटी फ्लो में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि ग्रेविटी फ्लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। तो ग्रेविटी फ्लो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो एयर वॉल उस प्रेशर को रिलीज़ कर देगा। उससे कम प्रेशर बनता है, उससे कम प्रेशर बनता है तो वो एयर को अलाउ कर देगा अंदर आने में। तो ये बेनिफिट है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आ जाता है फिर बॉल वॉल्व आर प्रोवाइडेड इन सिस्टर्न टू मेंटेन कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर। जो टॉयलेट में सिस्टर्न्स होते हैं जिससे फ्लश करते हैं उसके अंदर हम बॉल वॉल्व देते हैं। बॉल वॉल्व का ये यूज़ है कि ये कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर मेंटेन करते हैं उसमें। ठीक है, वॉल्स दैट वर्क ऑटोमेटिकली कौन से वॉल काम करते हैं, चेक वॉल। ठीक है, कि बैक फ्लो ना होने पाए। एयर रिलीफ वॉल की प्रेशर बढ़े तो ये अपने आप प्रेशर को रिलीज़ कर दे ऑटोमेटिकली। और फिर प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल की प्रेशर बढ़ जाए तो फिर उसको रिड्यूस करना, ये सब ऑटोमेटिकली चलते हैं। सर्च अरेस्टर का यूज़ करके क्या किया जाता है, वाटर हैमर को कंट्रोल किया जाता है। बटरफ्लाई वॉल रेगुलेट्स फ्लो इन लार्ज कंड्यूट्स। तो आप बटरफ्लाई वॉल बोलो चाहे इसको बोलो क्या, स्लूस वॉल, ये एक ही टाइप की होती हैं दोनों। पानी कितना ज़्यादा या कम पानी डालना है उसके कंट्रोल करते हैं। स्कावर वॉल ड्रेनिंग या फिर एम्प्टिंग ऑफ पाइपलाइन को खाली करना है तो उसके लिए स्कावर वॉल। चेक वॉल को यूज़ करते हैं रिवर्सल ऑफ फ्लो को अवॉइड करने के लिए। फिर एक आता है प्लग वॉल का एडवांटेज ये है कि बहुत ही सिंपल होता है और सस्ता पड़ता है। डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि दे कॉज हाई हेड लॉस, नॉट यूज्ड इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन प्लग वॉल के कारण हेड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत लंबा पाइप है, अगर सारा पानी हेड लॉस में ही चला गया तो प्रेशर बचेगा ही नहीं, पानी आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगली चीज़ आती है ड्रेन वॉल्स का यूज़ किया जाता है किसके लिए, टू रिमूव सिल्ट एंड अदर डिपॉजिट्स। उनको स्कावर वॉल भी कहा जाता है या ब्लो ऑफ वॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ड्रेन वॉल का दूसरा नाम स्कावर वॉल है। फिर रिफ्लक्स वॉल, अलाउ फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। प्रेशर रिलीफ वॉल, यूज्ड इन पाइपलाइन वेयर प्रेशर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। नॉन रिटर्न वॉल, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वाटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अगली चीज़ आती है
अगली चीज़ क्या आती है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई। तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और TDS डोंट हैव one to one relation, but electrical conductivity of water increases with total dissolved solids. Reason, TDS may contain substances that ionize in water and these ions will increase EC। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स में कोई ऐसा सीधा सीधा रिलेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। रीज़न, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स में हो सकता है ऐसे कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जो कि आयनाइज कर जाते हैं वाटर में और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। देन ज़ीरो हार्डनेस वाटर आपको किससे मिलता है, आयन एक्सचेंज मेथड से। अब कुछ पैरामीटर्स हैं, हार्डनेस जो होनी चाहिए वो 300 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए, नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन 45 मिलीग्राम पर लीटर से कम, आयरन का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से कम, फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। अगर फ्लोराइड एब्सेंट होगा तो डेंटल कैरीज हो जाएंगी, लेड ज़्यादा हो जाएगा तो अनीमिया हो जाएगा, नाइट्रेट ज़्यादा हो जाएंगे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी मेथमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ आयोडाइड के कारण गोइटर हो जाएगा। हार्डनेस के कारण क्या होती है, स्केलिंग होती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर वाटर टू बी यूज्ड इन बॉयलर। तो अगर जो बॉयलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है स्केलिंग वाला। अगर एल्कलिनिटी आपकी टोटल हार्डनेस से ज़्यादा है तो टोटल एल्कलिनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल हार्डनेस, मतलब कार्बोनेट हार्डनेस टोटल हार्डनेस के बराबर होगी, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 0 हो जाएगी। सम अमाउंट ऑफ क्लोराइड्स इज डिजॉल्व्ड इन ड्रिंकिंग वाटर, क्यों, बिकॉज इट किल्स बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट्स फ्यूचर कंटेमिनेशन, नॉट बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकल टू रिमूव इट कम्प्लीटली। मतलब कुछ अमाउंट में क्लोराइड को पीने वाले पानी में डाल दिया जाता है, क्यों, ठीक है, थोड़े अमाउंट में उसको रखा जाता है क्लोराइड को पानी में, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बैक्टीरिया को एक तो मारता है और फिर फ्यूचर कंटेमिनेशन के भी अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। उसको इसलिए थोड़ा अमाउंट इसलिए नहीं रखा जाता कि उसको निकालना मुश्किल है या इकोनॉमिकल है। अगली चीज़ आ जाती है इम्प्योरिटी। तो कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सिंपलाइज, क्योंकि CO3 2- और HCO3- आर एल्कलिनिटी कॉजिंग आयंस, तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है। कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, एल्कलिनिटी और सॉफ्टनेस। सल्फेट या फिर क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, SO4 एंड Cl आर नॉट एल्कलिनिटी कॉजिंग, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड मैंगनीज क्या करते हैं, कलर और टेस्ट इम्पार्ट करते हैं। अब क्या है, अपॉन एडिशन ऑफ एलम, अगर आपने एलम डाल दिया पानी में तो होगा क्या, एसिडिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, pH घट जाएगा। एसिडिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एल्कलिनिटी घट जाएगी, एल्कलिनिटी घटेगी तो कार्बोनेट हार्डनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बोनेट हार्डनेस एल्कलिनिटी कॉजिंग आयन के कारण होती है। इसका मतलब क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस दैट इज़ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। और एलम की वजह से फ्लॉक्स तो फॉर्म होते ही हैं, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। अब CaCO3 का कॉन्सेंट्रेशन निकालना था 110 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCl2 में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ y डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ x, ठीक है। एग्जाम्पल TA, टोटल एल्कलिनिटी निकालते हो तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस। तो उसी तरह से यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCl2 इन टर्म्स ऑफ CaCO3, CaCl2 का कॉन्सेंट्रेशन 110 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 50 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 53। स्यूडो हार्डनेस इज इम्पार्टेड बाई सोडियम, अगर आप सोडियम का यूज़ करते हो तो स्यूडो हार्डनेस आती है। एक्चुअल हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स के कारण आती है। कार्बन डाइऑक्साइड कॉसेज एसिडिटी इन वाटर, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड H2CO3 का फॉर्मेशन करता है। अगली चीज़ क्या हो गई कि कार्बोनेट्स आर लेस सॉल्यूबल देन बाइकार्बोनेट्स, दैट इज़ CO3 2- HCO3- से कम सॉल्यूबल होता है। CaCO3 और MgOH ट्वाइस आर लीस्ट सॉल्यूबल फॉर्म्स ऑफ Ca एंड Mg दैट कॉज हार्डनेस। अगली चीज़ इम्प्योरिटी, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड के कारण मॉडलिंग ऑफ टीथ, एक्सेस ऑफ क्लोराइड के कारण ब्रेकिश वाटर, लैक ऑफ आयोडाइड के कारण गोइटर। फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अप टू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। It avoids dental cavities. Such a water helps in clean teeth. सल्फेट्स इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स ये एक दूसरे से रिलेटेबल नहीं है। रीज़न, टोटल डिजॉल्व सॉलिड में लेकिन फिर भी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, इज़ द एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
रीज़न क्या है, TDS में कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि डिजॉल्व कर जाते हैं वाटर में विदाउट आयनाइजिंग, दे आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल मेजरिंग द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पीएच क्या होता है, वाटर विथ हैवी एल्गल ग्रोथ में क्या होता है, पीएच बढ़ जाता है। रीज़न, कार्बन डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करता है, H2CO3 बनाता है, ठीक है। एल्गल यूटिलाइजेस द HCO3 माइनस, दिस इम्प्लाइज रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब OH माइनस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा यानी बेसिक बनेगा यानी पीएच बढ़ जाएगा। तो एल्गल यूटिलाइजेस द बाइकार्बोनेट आयन, दिस इम्प्लाइज एक्यूमुलेशन ऑफ OH माइनस आयन विच इम्प्लाइज पीएच इंक्रीजेस, ठीक है। ठीक है, मतलब ये H2CO3 से HCO3 माइनस बनता है और इसको एल्गल यूटिलाइज कर लेता है। अगली चीज़ क्या है, डीओ डिटर्मिनेशन, तो इसके लिए विंकलर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। डीओ मेक्स वाटर टू विंक फॉर लाइफ, मन मज़े में है, दैट इज़ मैंगनीज अजाइड और H2SO4। तो 3 रिएजेंट्स हैं, MnSO4, अल्कली आइजाइड और H2SO4 को ऐड किया जाता है लास्ट में। फिर डीओ हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, डीओ हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग करोजन, और बीओडी ही डीओ पर बेस्ड होती है। क्लोरिनेशन इज डन ड्यूरिंग एपिडेमिक ऑफ हेपेटाइटिस टू अवॉइड फ्यूचर कंटामिनेशन ऑफ वाटर। रिकार्बोनेशन में क्या होता है, द प्रेसिपिटेट कम्स बैक टू डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, हार्डनेस ऑफ वाटर इंक्रीजेस। CaSO4 and MgSO4 are dissolved solids, not suspended solids. फिजिकल प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चन है कि रिवर्स while flowing carry soil particles in suspension, its turbidity is very high. इक्विपमेंट में टिंटोमीटर कलर के लिए, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी के लिए, IM कौन सा डेलिएबल सॉलिड्स के लिए, मफल फर्नेस वोलेटाइल सॉलिड्स के लिए। टर्बिडिटी इज मैक्सिमम आफ्टर फ्लॉकुलेशन बेसिन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स। पैरामीटर्स और उसकी यूनिट, टर्बिडिटी की JTU, पैथोजन की MPN, ऑर्डर की TO एंड कलर की TCU। 1 NTU मतलब 1 milligram of formazine in 1 liter of distilled water and it works on the principle of scattering of light. फिर कुछ रैंडम क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फॉस्फोरस और नाइट्रेट्स, ठीक है। इसका मतलब एल्गल ब्लूम हो जाता है। एलम, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोएगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट, ये पैथोजेंस को भी मार देता है पानी के। रेजिडेंशियल फेरूल, इसका साइज़ 10 से 50 mm होता है, इसका काम क्या होता है, पाइप को कनेक्ट करना। ब्लीचिंग पाउडर 20% Cl2, तो क्वांटिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कितनी होगी, पॉपुलेशन 10,000 है, रिक्वायरमेंट 2 ppm के हिसाब से है, 50 LPCD। तो पहला आप निकालेंगे टोटल वाटर यूज्ड, तो डिस्चार्ज से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 50 LPCD को, तो ये आ जाएगा। फिर क्लोरीन रिक्वायर्ड कितनी होगी, 2 × 10⁻⁻6 इंटू दिस वैल्यू टोटल वाटर, तो ये इतनी आ जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, 20% Cl2 का है, तो 1 लीटर डिवाइडेड बाई 20। एनाबोलिज्म क्या है, मेक्स मॉलिक्यूल्स, प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर सेल ग्रोथ। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। कैटाबोलिज्म क्या है, कटिंग द मॉलिक्यूल। एनाबोलिज्म मेकिंग मॉलिक्यूल, कैटाबोलिज्म कटिंग द मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी टू मेक न्यू सेल्स। हेट्रोट्रॉप ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक पैरामीटर, अबायोटिक पैरामीटर्स, ठीक है। बायोटिक पैरामीटर में एनिमल और बैक्टीरिया आ जाते हैं, बायोटिक में एयर, वाटर और सॉइल आ जाता है। अब वायरस, बैक्टीरिया, डिजीज़, तो प्रोटोजोआ के कारण क्या होती है, डिसेंट्री होती है। बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है। नाइट्रेट अगर 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। वायरस के कारण पोलियो मिलाइटिस यानी पोलियो हो जाता है। एंट्रिक फीवर किसके कारण होता है, सैल्मो के कारण। पैथोजेंस में क्या है, बैक्टीरिया के कारण कॉलरा या फिर टाइफाइड, वायरस के कारण पोलियो या हेपेटाइटिस, प्रोटोजोआ के कारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर डिसेंट्री, हेलमिंथ के कारण वॉर्म्स। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, they come to life only after entering into host tissue, they cannot live in natural environment and soil. ड्रैकोनटियासिस, ये एक गिनिया वॉर्म डिजीज़ है अफ्रीका में, इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ गया, बायोलॉजिकल पैरामीटर। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये बेसिलस होता है, स्ट्रेट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करता, ये ग्राम नेगेटिव होता है और ये लैक्टोज को फर्मेंट करता है। देन अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल। HOCl H+ और OCl माइनस देता है, K दिया है, pH दिया है, HOCl का फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन ऑफ HOCl मतलब HOCl बाई HOCl प्लस OCl माइनस, ये कितना होता है 1/1 प्लस OCl माइनस बाई HOCl, तो K की वैल्यू आप निकाल लोगे।
फिर यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाता है HOCl फ्रैक्शन का 1/1 + k/10⁻⁷ के की वैल्यू दी हुई है, पुट करिए, आंसर लाइए। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर ग्लूकोज 300 मिलीग्राम पर लीटर, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, तो C6H12O6 + 6O2 गिव्स 6O2 + 6H2O, 180 192 ग्राम। तो 180 ग्राम के लिए 192 ग्राम चाहिए, तो 300 ग्राम ग्लूकोज के लिए कितना चाहिए होगा। और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे हैं, टोटल हार्डनेस, टोटल एल्कलिनिटी, कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट में pH + pOH = 14, pH = -log at the base 10 of H ion concentration। अगली चीज़ हो गई क्वालिटी ऑफ सीवेज, तो सेकेंड स्टेज ऑफ BOD इज ड्यू टू नाइट्रिफिकेशन डिमांड। YT at T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू L0 × 1 - e⁻ KT × T, तो K30 K20 से ज़्यादा होता है, इसलिए YTT for K30 is more than that of K20। अल्टीमेट BOD दैट इज L0 रिमेन्स द सेम एट ऑल टेम्परेचर्स। COD THOD से ज़्यादा होता है, वो अल्टीमेट BOD से ज़्यादा होता है, और सबसे कम 5 डे BOD होता है। BOD/COD अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.6 है तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाटर। 5 डे 26 डिग्री सेल्सियस BOD इज क्लोजेस्ट टू 3 डे 27 डिग्री सेल्सियस BOD आउट ऑफ गिवन ऑप्शन की। YTT डिग्री सेल्सियस पे आप L0 1 - e⁻ KT × T करिए, तो L0 1 और E कांस्टेंट है, तो KT × T 20 डिग्री सेल्सियस पे, KT × T 3 डिग्री सेल्सियस पे, इसको निकालेंगे। BOD सिग्निफाइज बायोकेमिकल, बायोकेमिकल होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल नहीं होता है या बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर ऑक्सीजन डिमांड वर्सेस टाइम का कर्व, तो गिवन क्या है, BOD कर्व है 20 डिग्री सेल्सियस, एट 30 डिग्री सेल्सियस AB पोर्शन विल शिफ्ट लेफ्ट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम मोर एक्टिव, वैल्यू ऑफ BOD अप्रोचेज अल्टीमेट BOD अर्लियर, शिफ्टिंग द पॉइंट B टुवर्ड्स लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे AB पार्ट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। The time of BOD assimilation in a stream depends upon stream BOD value or BOD rate constant. BOD test is conducted for 5 days at 20 degree Celsius. Dilution of wastewater sample with water, organic free and oxygen saturated, is necessary to measure 5 day 20 degree Celsius BOD value greater than 7 mg per liter. Saturation for oxygen in water at 20 degree Celsius is 9 mg per liter. BOD rate constant varies with river water temperature, क्योंकि YTT डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू L0 e⁻ KT × T, तो ये T डिग्री सेल्सियस है ही, और BOD रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिवर वाटर्स, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज। अगली चीज़ क्या है कि सीवेज पे कुछ रैंडम क्वेश्चन है, दैट इज नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मे कॉज द स्प्रेड ऑफ टाइफाइड। सीवेज सिकनेस क्या होता है, ड्यू टू कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ सीवेज एप्लुएंट्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड, सॉइल के पोर क्लॉग हो जाते हैं, और एज दे गेट फिल्ड अप विद सीवेज मैटर, तो सर्कुलेशन ऑफ एयर स्टॉप हो जाता है, इसके कारण एनरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, और फाउल गैसेस जैसे कि CH4 CO2 H2S डेवलप हो जाती हैं। फिर अगली चीज़ क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वेल कॉम्पैक्टेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन द लैंडफिल, वो 1000 से 1100 kg/m³ होता है, मतलब ऑलमोस्ट वाटर की डेंसिटी के बराबर होता है। फिर क्या हो गया, वेंटिलेशन ऑफ सीवर लाइन्स इज नेसेसरी टू अवॉइड बिल्डिंग अप ऑफ सीवर गैसेज, ensuring P is equal to P ATM on waste water surface, जिससे gravity flow हो सके, ensure safety of sewer maintenance people, asphyxiation odor gases, H2S NH3 gas, explosive mix CH4 और O2। फिर sewage sickness, it is a term used for condition of land where sewage is applied continuously, sewage effluents और limit, तो BOD कितनी होनी चाहिए, 20 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होती चाहिए, COD 25 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑयल और ग्रीस 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। डेली कवर ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल इज कॉम्पैक्टेड सॉइल, ठीक है, ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इसको 15 से 30 सेंटीमीटर की कॉम्पैक्टेड सॉइल से कवर कर दिया जाता है, जिसको कि डेली कवर बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन TSDF, ट्रांसपोर्ट सेव डिस्पोज फैसिलिटी, टू कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपोस्ट। रीज़न क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय वर्म्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। ग्रीस डेटा इज रिलेटेड टू स्किमिंग टैंक। फिर न्यूमेरिकल क्या है, y ऑफ द मिक्स इंटू Q टोटल इज इक्वल टू, दैट इज Q टोटल इंटू y मिक्स इज इक्वल टू Q1y1 + Q2y2, और Q टोटल हो जाएगा Q1 + Q2 के बराबर। टोटल सीवेज हो जाता है Q डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू पॉपुलेशन। टोटल BOD क्या होती है,
इस वाली चीज़ को आप BOD इन kg पर डे से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा, सेकेंड। टोटल BOD डिवाइडेड बाई लोडिंग रेट, तो हेक्टेयर में आ जाएगा। टॉलरेंस लिमिट ऑफ BOD इन मैरीन एनवायरनमेंट 100 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ STP गिवन BOD माइनस 100 डिवाइडेड बाई गिवन BOD इंटू 100। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट आएगा आपका एयर एंड साउंड पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूटेंट्स में आ जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है 3। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। SO2 एसिड रेंज करवाता है। NOx ओजोन लिबरेशन एट ग्राउंड लेवल। ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग, स्मॉग फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। NOx अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके सनलाइट की प्रेजेंस में स्मॉग का फॉर्मेशन करता है, जैसे ओजोन पैन, अल्डिहाइड कीटोन। 4 बार पूछा हुआ है। पॉल्यूटेंट्स और सोर्सेज। एसिड वाटर की सोर्स क्या होती है, माइनिंग। SO2 का सोर्स होता है वोल्केनो। CO का होता है ऑटोमोबाइल। फ्लाई ऐश का होता है थर्मल पावर स्टेशन। एरोसॉल लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन एयर। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, केमिकल रिएक्शन विथ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। पार्टिकुलेट मैटर रिडक्शन इन विजिबिलिटी। नाइट्रोजन ऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग इन एटमॉस्फेयर। SO2 रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ओजोन डिप्लेशन की वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग अर्थ सरफेस। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग। पॉल्यूटेंट फॉर्म ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन, स्मॉग, ओजोन पैन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन और नॉक्स। सरफेस ऑफ सी वाटर इज ऑन राइज बिकॉज, ठीक है, surface of sea water is on rise because atmospheric gases absorb heat, don't allow heat to pass into space. Global warming. Pollutant में क्या है, SPM suspended particulate matter, respiratory system, NO vegetation, CO blood hemoglobin, SO2 building material. Pollutant और उनके sources, हाइड्रोकार्बन कार्बोरेटर और ट्रांसपोर्टेशन से, पार्शली बर्न फ्यूल से निकलता है। SO2 कोल बर्निंग से, CO गैसोलीन फ्यूल से। CO मोस्ट पॉइजनस गैस होती है क्योंकि वो कंबाइन कर जाती है हीमोग्लोबिन से। 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। CO2 एब्जॉर्ब्स द इंफ्रारेड रेज, नॉट UV रेज। पॉल्यूटेंट, पार्टिकुलेट्स का इम्पैक्ट पड़ता है रेस्पिरेटरी इलनेस पे। CO इम्पेयर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। SOx इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेशन। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक एटसेट्रा। ऑटोमोबाइल गिव्स मैक्सिमम अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स ड्यूरिंग आइडलिंग। पॉल्यूटेंट का इम्पैक्ट, CO के कारण एक्यूट टॉक्सिसिटी, CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट, SO2 एसिड रेन, NOx ओजोन लिबरेशन। टॉक्सिक गैस दैट हैज एस्फिक्सिएशन एक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट गैस ऑफ ऑटो, CO, COx, NOx, oxides of carbon and nitrogen. Since PAN is secondary pollutant, it does not form part of auto exhaust gas. Rather, it is formed by photochemical reaction. Traffic smog, it is caused by reaction between NOx and unburnt hydrocarbons in the presence of sunlight. ठीक है, photochemical reaction. Sunlight is necessary. Photochemical smog formation requires NOx, unburnt hydrocarbon, sunlight, light intensity, air stagnation or stable atmosphere. Carbon monoxide major source, इनकम्प्लीट कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। ओजोन हार्मफुल होती है ट्रोपोस्फेयर में, बेनिफिशियल होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। इट इज़ फॉर्म्ड एज फोटोकेमिकल स्मॉग ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। स्मॉग हैवी क्लाउडी फ्लोटिंग लेयर इन द एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड बाय स्मोकी फॉग एंड मिस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, एटमॉस्फेयर इकोलॉजी और इकोसिस्टम पे। तो इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर। सीक्वेंस ऑफ लेयर, ट्रेशेस्ट्रेटस, melons, that is T for troposphere, S for stratosphere, melons ME मतलब mesosphere, और LON यानी ionosphere, जिसको thermosphere बोलते हैं। इकोलॉजी, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म दैट मिनरलाइज ऑर्गेनिक मैटर, उनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, लो C/N रेशियो मतलब लॉस ऑफ नाइट्रोजन प्लस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन घट जाएगा। हाइयर C/N रेशियो है मतलब सेल का डिस्ट्रक्शन होगा। अगर C/N 30 से 50 के बीच में तो ये ऑप्टिमम होता है कंपोस्टिंग के लिए। रिंगलमैन चार्ट का यूज़ करते हैं स्मोक डेंसिटी के लिए। न्यूमोकोनियोसिस डिजीज कॉज्ड बाय कोल डस्ट, पैन सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होता है। रिवर्बरेशन टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस नॉइज बाय 1 मिलियंथ, दैट इज
60 dB. 1 million यानी 10 की पावर 6, 10 log at the base 10 of 6 is 60 dB. PTS क्या होता है? परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट, टेम्पररी हियरिंग लॉस होता है. TTS टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट यानी परमानेंट हियरिंग लॉस होता है. साउंड फोकाई फॉर्म्ड व्हेन साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कॉन्केव सरफेस. पायरोलिसिस सॉलिड वेस्ट हीटेड इन क्लोज्ड कंटेनर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. फिर अगली चीज़ क्या है? टेस्ट यूजिंग साउंड वेव्स, लोकेशन ऑफ लीक्स, fire flow test to determine ability of distribution system to transmit water at adequate residual pressure, hydraulic gradient test to determine the efficiency of distribution system during days of high demand, coefficient tests to determine efficiency of internal condition of pipeline with respect to friction loss, solid waste management, density separation by air classifiers, iron recovery by magnetic separator, aluminium separation by eddy current separators. रेंज ऑफ ओजोनोस्फेयर. इन एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर के बीच में होता है ओजोनोस्फेयर. हेटेरोटॉप्स ऑब्टेन द सेल कार्बन एंड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन सक्सेसिव कंज्यूमर्स. न्यूमोकोनियोसिस दूसरी बार पूछा है. इज कॉज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ सिलिका. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड टेक प्लेस थ्रू फूड चेन्स. Environmental impact assessment includes environmental statement, environmental management plan, risk assessment and mitigation. Temperature decreases with altitude in troposphere, increases with altitude in stratosphere. Temperature और pressure दोनों ही altitude के साथ घटते हैं troposphere में. Ozone present in stratosphere protects us from UV radiation. Speed of sound decreases with altitude in troposphere. Air pollution effects on vegetation. Neurosis, killing of tissue. Chlorosis, reduction in chlorophyll green pigment. Leaf abscission, dropping of leaves. Leaf epinasty, downward curvature of leaf due to higher growth on the upper surface. Climax ecosystem, stage where dynamic equilibrium exists between species and environment. Ecological niche, all the factors that a species needs for living to exist. Edge effect, presence of unique biological diversity found in an ecotone. Barry Commoner laws of ecology, everything is connected to everything else, everything must go somewhere, nature knows the best, there is no such thing as free lunch. Ecology, ecotone मतलब boundary zone between two ecosystem. Tundra, forest है arctics में, cold forest. Biome has distinct climate and life forms adapted to that climate, it is more extensive and complex than ecosystem. अब आ गया एयर पॉल्यूटेंट्स के रिमूवल से रिलेटेड. तो इक्विपमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से फाइन डस्ट हटती है, साइक्लोन से कोर्स पार्टिकल हटते हैं, वेट स्क्रबर से गैस हटती है, एड्जॉर्बर से SO2 हट जाता है. वेट स्क्रबर रिमूव्स पार्टिकुलेट्स फ्रॉम गैशियस स्ट्रीम. हियर वाटर ड्रॉपलेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद पार्टिकुलेट. साइक्लोन यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज्ड इन थर्मल पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि हाई वोल्टेज चाहिए. It can handle both gas and mist, wet and dry small particles. 99% removal efficiency होती है. It cannot work with variable flow rate. Principle, collection of particulate matter by deflecting them from their original path is followed in electrostatic precipitation. Electrostatic precipitator can remove particle of submicron size. Reason, due to high voltage supply, ESPs attract charged particles. अब क्वेश्चन आते हैं साउंड पे. तो साउंड पे क्या क्वेश्चन है? Acoustics of an auditorium is considered to be excellent when reverberation time is in between 0.5 से 1.5 second. Sound intensity expression dB is equal to, that is L is equal to 10 नहीं, dB is equal to 10 log at the base 10 of I by I naught. Sound absorbing materials are provided on walls to abate reflected noise. When two sources make noise of equal decibels, resultant decibel is equal to decibel level plus 3. That is L1 equal to L2, L1 minus L2 is equal to 0, that is L1 plus 3. Noise pollution in a roadside building can be reduced by providing a thick bush around the building. Noise pollution can be reduced using double glass window panes. The air trapped in double glass system act as insulator and reduces noise. Sound, it's a mechanical energy from vibrating substance, cycle of compression and rarefaction. In pure tone, wave pattern is sinusoidal. Velocity of sound is function of medium and temperature. Audible range for adult 20 Hz से 20,000 Hz. Regular exposure to moderate noise level can cause hearing loss. अगली चीज़ क्या है? प्लूम मॉडल और स्टैक्स और लैप्स रेट.
तो ड्यू टू इन्वर्शन फैनिंग टाइप का प्लूम बनता है। इन सैम्पलिंग ऑफ स्टैफ गैसेस फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, the flue gases are sucked in instrument at controlled positions and velocities to get isokinetic condition because gases in chimney are under turbulent condition and high velocity। फिर अगली चीज़ क्या हो गया, एलिवेशन। तो ये क्या है, ड्राई एडियाबैटिक, सुपर एडियाबैटिक, ELR ग्रेटर देन ELR। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि अनस्टेबल कंडीशन होती है, तो पॉल्यूशन डिस्पर्शन के लिए अच्छा होता है। फिर ELR लेस देन ELR सब एडियाबैटिक। तो ये क्या होता है, ये अच्छा नहीं होता क्योंकि स्टेबल एटमॉस्फेयर हो जाता है। फिर इन्वर्जन, ये तो सबसे ही ज़्यादा ख़राब है, इसमें उल्टा होने लगता है। ऊपर जाने पे जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जो कि उल्टा है। जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ रहा है वैसे टेम्परेचर घटना चाहिए। प्रोसीजर यूज्ड फॉर सैम्पलिंग ऑफ फ्लू गैस इन चिमनी फॉर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग। लूपिंग अकर्स व्हेन ELR इज ग्रेटर देन ELR, दैट इज अनस्टेबल कंडीशन। फैनिंग जब इन्वर्जन होता है। ट्रैपिंग, इन्वर्जन अबव एंड बिलो स्टैक विथ लैप्स इन बिटवीन। Type of plume that occurs in winter nights, lofting. Inversion, it causes increase in concentration of air pollutant or retention of pollutant in air। Reason, during winter क्या होता है, air near ground level becomes cool and top layer are still hot, air cannot move upward, cold air retains pollutants for longer time। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कुछ न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में क्या है, दो सोर्सेज हैं। पहली सोर्स का नॉइज़ लेवल L1 90 dB है, दूसरे का L2 94 dB है। तो साथ में मिलकर ये कितना करेंगे, तो दोनों में से मैक्सिमम लेंगे 94 dB। L1 माइनस L2, 0 से 1, 2 से 3, 4 से 8, 9 से ज़्यादा, तो 0, 1, 2, 3 होता है। तो L1 माइनस L2 यहाँ पर कितना है, 94 माइनस 90 4, तो 4 से 8 के लिए 1 जोड़ते हैं, तो L1 प्लस 1, दैट इज़ 94 प्लस 1 95। कार्बन मोनोऑक्साइड का डिस्चार्ज इतना है, लिमिट इतनी है। फाइंड क्वांटिटी ऑफ एयर टू डाइल्यूट CO2 रिक्वायर्ड लिमिट। तो एयर रिक्वायर्ड इज़ Q/50 ppm। तो यहाँ से आ जाएगा, P1 दिया है 2000 माइक्रोबार और P0 दिया है 20 माइक्रोबार। तो L इज इक्वल टू 20 log at the base 10 ऑफ P1/P0। इसमें माइक्रोबार में ही पुट करना पड़ता है। इसमें क्या है, माइक्रोबार में ही P1 P0 को पुट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सॉरी, यहाँ पर माइक्रो पास्कल में ही पुट करना रहता है। तो क्योंकि P1 आपको 2000 माइक्रो बार दिया है, तो उसको पहले माइक्रो पास्कल में कन्वर्ट करोगे, 2000 इंटू 10⁵ माइक्रो पास्कल, क्योंकि P0 माइक्रो पास्कल में होता है। बस यही था। फॉर्मूला फॉर प्लूम राइज गिवन है हमको कि ΔH VSD/U इंटू 1.5 प्लस दिस थिंग है। वेयर, ये याद रखना है कि चीज़ें क्या क्या होती हैं। VS होता है स्टैक गैस की स्पीड मीटर पर सेकेंड में, D होता है डायमीटर मीटर में, U होती है विंड स्पीड, QH होता है हीट राइज किलो जूल पर सेकेंड में। यही याद रखना है कि Q क्या था, किलो जूल पर सेकेंड में। दो इंडस्ट्री मशीन है, L1 50 dB, L2 50 dB। तो कंबाइंड नॉइज़ लेवल कितना होगा, तो L1 L2 0 से 1, 2 से 3, 4 से 8, 9 से ज़्यादा, 0, 1, 2, 3। तो L1 माइनस L2 0 है, तो यानी 0 से 1 पे 3 जोड़ते हैं, तो 50 प्लस 3 50 dB। इन दोनों में से मैक्सिमम में जोड़ा जाता है। व्हीकल ट्रेवल्स 20,000 किलोमीटर पर ईयर, नंबर ऑफ व्हीकल 50,000 है। तो क्वांटिटी ऑफ NOx इससे कितनी प्रोड्यूस होगी, तो किलोमीटर पर व्हीकल, तो किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, व्हीकल से मल्टीप्लाई कर दो। फिर प्रेशर आपको किस में दिया है, माइक्रोबार में दिया है, और ये माइक्रो पास्कल में P0। तो इसको हमेशा माइक्रो पास्कल में कन्वर्ट किया जाता है। 1 माइक्रोबार इज इक्वल टू 10⁵ माइक्रो पास्कल। तो उससे आ जाएगा फिर SPL इज इक्वल टू 20 log at the base 10 ऑफ PI/P0। तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा आपका।